नमस्कार। मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मुझे आपसे अच्छा कौन जानता होगा। मैं हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीज़ लेके आता हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए हो। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के लिए है। हो सकता है कि ये अप्लीकेबल शहरी क्षेत्र के लोगों पे भी हो, लेकिन क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि शहरी क्षेत्र के लोग ज़्यादातर चीज़ों को जानते हैं और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, इसलिए उनके ऊपर कम अप्लीकेबल होगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको जानकारी कम होने की वजह से, जानकारी के अभाव में अक्सर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो जानकारी क्या है? प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित। वैसे प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ दो तीन मुद्दों को आज बताऊंगा जो इस समय देखने को आ रहा है और अक्सर आता है। और खासकर इस समय का जो टैक्स का सिनेरियो चल रहा है, गवर्नमेंट की जो इस समय नज़रिया चल रही है लोगों को देखने की, और खासकर ज़मीन और प्रॉपर्टी को खरीदने बिक्री करने के संबंध में जो नज़रिया गवर्नमेंट का है, उसको लेकर जो गवर्नमेंट का नज़रिया जिस तरह से है, लोगों को जिस तरह से देखती है, उसमें लोगों को क्या समस्याएं आ रही, किस तरह से नोटिसेज आ रहे हैं, और किस तरह से लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से, लिखी लिखाई प्रॉपर्टी, खरीदी हुई प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। बिना विलंब किए शुरू करते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि समस्याएं क्या हैं और क्यों आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले अपने प्रोफेशनल की सलाह लेनी जरूरी है। मैं ये जो बता रहा हूं इसको कोई भी कंसल्टेंसी ना समझें, मैं एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आपके ज्ञान चक्षु को खोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। आप इसको समझिए और कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन करने से पहले कम से कम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अपने सलाहकार से जरूर सलाह लीजिए जो इस लॉ को जानता हो। अब आप जाते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने तहसील में, जहां प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, या आप जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचने तहसील में। मैं क्रेता विक्रेता दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। वहां पे आपको मिलते हैं वकील साहब जो कि ये काम करते हैं डीड बनवाना, रजिस्ट्री करवाना वगैरह वगैरह। वो रेवेन्यू से संबंधित, वो उस प्रोसीजर से संबंधित सारी चीजों को तो आपको गाइड कर देते हैं। उसमें ये भी गाइड कर देते हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी पे स्टैंप ड्यूटी की चोरी कैसे कर लें, ये भी बता देते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इनकम टैक्स में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बेनामी प्रॉपर्टी में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह। मैं आपको केस लॉ बेसिस पे बताता हूं। एक मिस्टर राम थे, मैं नाम को हाइड कर रहा हूं, लेकिन सिचुएशन जो है, जो फैक्ट है, उसको बता रहा हूं। एक मिस्टर राम, एक मिस्टर श्याम। राम ने जमीन को बेचा और श्याम ने जमीन को खरीदा। प्रॉपर्टी की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 13 लाख रुपए, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए। तो जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है राम, वो कहता है कि देखो मैं तो जी 20 लाख रुपए लूंगा, लेकिन जो परचेज करने वाला है वो कह रहा है 20 लाख तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उनके एडवोकेट साहब सलाह देते हैं कि रजिस्ट्री में वैल्यू कम दिखा दो, तो आपको जितना कम दिखाओगे उस पर स्टैंप ड्यूटी कम देना पड़ेगा, और उसमें ब्राइब के रूप में 1%, आधा परसेंट आप जो दोगे तो उससे आपका एक रजिस्ट्री हो जाएगा। तो बायर जो खरीदने वाला है वो समझता है कि रजिस्ट्री में वैल्यू 13 लाख रुपए दिखा देते हैं, अब मैं इसको जो है पूरा 20 लाख रुपए पेमेंट कर देता हूं, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी हो जाएगी और बायर को पूरा प्रॉपर्टी का वैल्यू भी मिल जाएगा और मेरा स्टैंप ड्यूटी भी बच जाएगा। सब हैप्पी, बायर भी हैप्पी, सेलर भी हैप्पी, एडवोकेट भी हैप्पी, और वहां पे जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं वो हैप्पी, सब हैप्पी। रजिस्ट्री हो गई, सब मिठाई खा के घर आ गए। दूसरा गलती क्या हुआ उसमें? राम ने प्रॉपर्टी को बेचा, श्याम ने खरीदा, लेकिन श्याम के पास पैसा नहीं था।
श्याम ने कहा अपने ससुर जी से कि ससुर जी मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, या ससुर जी से कोई पैसा लेना होगा जो व्हाट्सएवर, आप इस प्रॉपर्टी का पेमेंट कर दीजिए। श्याम के ससुर जी ने 20 लाख रुपीस अपने अकाउंट से राम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। राम इज द सेलर, श्याम कुछ नहीं, श्याम के ससुर जी ने राम को पेमेंट कर दिया उस 20 लाख रुपए का जो कि कंसिडरेशन वैल्यू था, जो 20 लाख रुपए देना था। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें समझ में आ गई। पहली चीज, प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू 20 लाख रुपए थी, रजिस्ट्री में 13 लाख रुपए दिखाया गया, 7 लाख रुपए के ऊपर स्टैंप ड्यूटी की चोरी कर ली गई, और प्रॉपर्टी का पेमेंट जो सेल वैल्यू जो पेमेंट करना था वो श्याम ने नहीं किया, बल्कि श्याम के ससुर जी ने राम को पेमेंट कर दिया। बात इतनी सी थी। अब इसमें पेमेंट पहली कंडीशन में बताया कि तीनों हैप्पी, बायर्स को अपना पैसा सेलर को अपना पैसा मिल गया, बायर ने पैसा पेमेंट कर दिया और सेलर को स्टैंप ड्यूटी की भी बचत हो गई, सब हैप्पी। ससुर जी से पैसा ले लिया, भाई उसी का तो ससुर है, श्याम का ही ससुर है, ससुर से पैसा लेना कोई गुनाह थोड़ी है। ससुर जी से पैसा लेके फादर इन लॉ से पैसा लिया और पेमेंट कर दिया। ससुर जी भी हैप्पी की दामाद जी के या दामाद जी का रजिस्ट्री हो गया। या किसी अन्य रिलेटिव से पैसा ट्रांसफर करवा दिया, ससुर जी के अलावा भी कोई रिलेटिव होगा जो कि उससे पैसा ट्रांसफर करवा दिया। अब 3 साल बाद 4 साल बाद पता चलता है कि सेलर के घर पे और बायर के घर पे एक एक नोटिस गया। सेलर के पास क्या नोटिस गया कि आपने, और ग्रामीण क्षेत्र में कोई रिटर्न फाइल नहीं करता तो कुछ दिखाता ही नहीं रिटर्न में, तो सेलर के पास नोटिस गया कि आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है, आपने एक ऐसा, आपके पास कुछ पैसा आया है बैंक में, ऐसा हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, रजिस्ट्रार ने हमें नोटिस मतलब सूचना दी है, तो आपने जो उसका इनकम कमाया उसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो क्यों ना आपका सारा इनकम मान लिया जाए और उस पर 30% का टैक्स लगा दिया जाए। तो सेलर इस बात को लेकर परेशान। सेलर के ऊपर तो सिर्फ इतनी परेशानी आई कि उसको नोटिस गया कि जो इनकम आपको जनरेट हुआ, जो इनकम आपको रिसीव हुआ, उस पर जो कैपिटल गेन हुआ, उस पर आपने टैक्स नहीं पे किया है, तो आप टैक्स पे कर दीजिए। अब क्यों नहीं किया तो उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी क्यों ना लगा दिया जाए। बायर के पास गया, बायर के पास 2-3 जगहों से इंफॉर्मेशन गया उसके पास। डिपार्टमेंट ने ये देखा, पहली बात रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये देखा कि रजिस्ट्री पेपर में लिखा हुआ है कि इस श्याम के ससुर ने राम को पेमेंट कर दिया। तो श्याम के ससुर को अकाउंट को देखा गया कि इस डेट में कितना पेमेंट किया, तो सब उनके पास इंफॉर्मेशन है। पता चला कि 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का पेमेंट हुआ और रजिस्ट्री में 13 लाख रुपए दिखाया गया है। तो सेलर को यह भी कहा गया कि भाई तुम 13 लाख रुपए क्यों दिखाए, 20 लाख रुपए क्यों नहीं दिखाए, इसका जस्टिफिकेशन दे दो। तो 13 लाख रुपए तुम्हारी इनकम ना मान के 20 लाख रुपए मानी जाएगी। सेलर परेशान, अपना जो रिप्लाई देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। खेत बेच के जो खेत बेचा था उससे जो पैसा आया था वो खर्च हो गया, अब पता नहीं कहां से टैक्स पेमेंट करेगा। बायर के ऊपर आ गया कि भाई तुमने भी 20 लाख की प्रॉपर्टी को 13 लाख रुपए क्यों दिखाया। तो 8 लाख रुपए के ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी पे की चोरी किए हो, स्टैंप ड्यूटी दो, स्टैंप ड्यूटी के इक्विवेलेंट आप पेनल्टी दो, इंटरेस्ट दो। तो वो लगभग जितना इन्होंने स्टैंप ड्यूटी की चोरी किया था उसके ऊपर जितना भी इनका स्टैंप ड्यूटी बनता था उसका 2 गुना 2.5 गुना स्टैंप ड्यूटी की चोरी हो गई। फिर इनसे यह पूछा जाएगा 20 लाख रुपए जो आपने पेमेंट किया वो आपने रिटर्न तो फाइल किया नहीं है,
तो आपका इनकम स्कैपिंग असेसमेंट क्यों ना कर दिया जाए, आपको ये क्यों ना मान लिया जाए कि आपने इनकम की चोरी की है, तो आपके ऊपर 20 लाख रुपए के ऊपर 30% का टैक्स क्यों ना लगा दिया जाए। तीसरी चीज जो सबसे मेजर है, टैक्स तो फिर भी एक बार 2 4 5 लाख रुपए खर्च करके आप जो है बच जाओगे। तीसरी चीज, जो उनके ससुर जी ने पेमेंट किया, आपके पास पैसा नहीं था, किसी थर्ड पर्सन ने पेमेंट किया, और जिस पर्सन ने पेमेंट किया उस प्रॉपर्टी में वो ओनरशिप उसका नहीं है, रजिस्ट्री में उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, उसका नाम नहीं है रजिस्ट्री पेपर में। से फॉर एग्जांपल जमीन खरीदा श्याम ने और पेमेंट किया मोहन ने, और जो प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई वो सिर्फ श्याम के नाम से हुई, मोहन का उसमें कहीं नाम नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को मान लिया जाएगा कि दिस इज द बेनामी प्रॉपर्टी। और जैसे ही बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई, जैसे ही बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है, आप बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को गूगल में सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, उसमें क्या इम्प्लीकेशन है। पहला इम्प्लीकेशन कि उस प्रॉपर्टी को सरकार जब्त कर लेगी, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने खरीदा था वो प्रॉपर्टी आपके यहां से गई। दूसरा इम्प्लीकेशन, उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू जो है आज, उसका 25% आपको गवर्नमेंट को और जमा करना होगा, मतलब प्रॉपर्टी भी गई, 25% और दीजिए, स्टैंप ड्यूटी चोरी का अलग से पे कीजिए, और तीसरा 7 सालों का इम्प्रीजनमेंट भी है, 7 सालों तक का जेल भी है। तो आपने जब भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि प्रॉपर्टी मेरे नाम से हो गई, खारिज दाखिल मेरे नाम से हो गई, इट मीन्स आई एम ओके, मेरे लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन 4 सालों बाद पता चलता है कि स्टैंप ड्यूटी की अलग दीजिए, प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट के खाते में चली गई, 25% अपने पास से दीजिए, और जेल में अलग से जाइए। ये वही समय है और ये हो रहा है इस समय। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आंख और कान खुला रखिए। अब कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करने से पहले उस पर टीडीएस की भी एप्लीकेशन है, कुछ सर्टेन लिमिट के बाद टीडीएस भी काट के 1% जमा करवाना पड़ता है। तो आप इन सारे चीजों के लिए आप अपने सीए से जरूर सलाह लीजिए, और सलाह लेकर ही कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कीजिए। मेरी तो यही सलाह है, बाकी आप खुद जानकार हैं। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।